गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सक 5वीं एलम श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक राज्य की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन अध्यापन करवाऊंगा, अध्ययन अध्यापन करेंगे। इससे पहले हमने जो अध्ययन किया, हमने किया परंपरावाद। दूसरा दृष्टिकोण हमने किया समसामयिक। तीसरा हमने किया व्यवहारवाद। चौथा हमने किया उत्तर व्यवहारवाद। पांचवा हमने किया अंतर विषयक दृष्टिकोण। या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक उपागम यानी 5 उपागमों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 5 उपागमों का हमने अध्ययन अध्यापन करा दिया। अंतर विषय दृष्टिकोण में हम राजनीति विज्ञान का दूसरे विषय से अध्ययन किया था। उसमें हमने अध्ययन किया था नंबर 1 को हमने किया था समाजशास्त्र से, राजनीति और समाजशास्त्र। राजनीति और समाजशास्त्र के अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा हमने राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से अध्ययन किया। तीसरा हमने राजनीति विज्ञान का इतिहास से अध्ययन किया। इस प्रकार आज तक हमने जो इस कोरोना काल में जो अध्ययन अध्यापन किया, ये 5 टॉपिकों का हमने अध्ययन किया। परंपरागत उपागम, समसामयिक उपागम, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अंतर्विषयक दृष्टिकोण, अंतर्विषयक में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास। इन 5 टॉपिकों का हमने अध्ययन अध्यापन किया। छठा जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इस बात को पढ़ चुके हैं, हम इस बात को समझ चुके हैं। शुरू में आदिम मानव वनवासी था, वनों में जीवन यापन करता था। उसका कोई राज्य नहीं था, कोई किसी प्रकार की उसमें जिज्ञासा नहीं थी। उसका एक ही काम था, शिकार से खाया, कंदमूल से खाया, अपना जीवन यापन करता। ऐसी परिस्थितियों में जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ये परिस्थितियां कौन सी परिस्थितियां? जंगलों में रहना, कंदमूल खाना, शिकार करना, आखेट करना, ये जो परिस्थितियां थी, ये परिस्थितियां जो मैंने बताई, शिकार वनवासी वाली, ये परिस्थितियां जिनमें आदिम पूर्व मानव, जिनमें आदिम मनुष्यों ने जो पूर्व मनुष्य है, उन्होंने क्या, आदिम मनुष्यों ने सर्वप्रथम आदिम मनुष्यों ने सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा। राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा या राजनीतिक चेतना को देखा, और राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा, और वे कौन? आदि मनुष्य, वे किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन के रूप में, राजनीतिक संगठन के
परंतु अधिकतर ने अस्पष्टता के कोरे में ढके हुए थे। अस्पष्टता के कोहरे से ढके थे। अस्पष्टता के कोहरे से ढके थे। ये वचन किसने कहे, ये बातें किसने कही, ये परिभाषा किसने की? ये परिभाषा कही राजनीति विज्ञान के विद्वान गार्डनर ने ये बात निश्चित की। गार्डनर होते ये कहते हैं कि वे परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां, जिसमें मानव आदिम था, जंगलों में रहता था, जंगलों से अपना जीवन यापन करता था, ऐसी जो परिस्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां थी, आदिम जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों से आज मनुष्य में एक छोटी राजनीतिक चेतना है। वो किसी भी प्रकार से उस चेतना में किसी प्रकार से इकट्ठे हुए, और ये ऐसे तथ्य है जो अधिकांश अस्पष्टता के कोरे में ढके हुए थे। कौन से? जो आदिम काल था। इस जो कोरा था, इस कोरे को दूर करने के लिए मानव का एक स्वभाव है, मानव हमेशा जिज्ञासु है, वो आगे खोजबीन करता है। उस जिज्ञासा जो थी मानव की, उस जिज्ञासा के कारण उसने राज्य की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया। उसने ये सोचा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे की जा सकती है, किंतु इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में इतिहास के असफल हो जाने के कारण, इतिहास जब असफल हो गया, असफल हो जाने के कारण राजनीतिक विचारकों ने कल्पना का आश्रय लिया। राजनीतिक विचारकों ने कल्पना की कि हमें ऐसे ऐसे राज्य कर सकते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में इतिहास बहुत कम और बिल्कुल नहीं मानते। राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थिति के विषय में हम इतिहास में बिल्कुल ही नहीं मानते। इतिहास असफल हो जाता है, वहां हम सिर्फ कल्पना का आश्रय लेते हैं। जहां इतिहास असफल होता है मनुष्य की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप, वहां हम कल्पना का सहारा लेते हैं, और कल्पना के आधार पर राजनीति विज्ञान के जो विचारक थे उन्होंने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि मनुष्य संगठन में क्यों रहते हैं, वे संप्रभुता की ओर क्यों झुक जाते हैं, संप्रभुता की क्या सीमाएं हैं आदि के संबंध में इन विचारकों का जो दृष्टिकोण है, इस आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके सिद्धांत प्रतिपादित किए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। नंबर 1 है इसमें, नंबर 1 है देवी शक्ति सिद्धांत। नंबर 1 है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। नंबर 2 है शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। नंबर 3 है पैतृक सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत। नंबर 4 है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। नंबर 5 है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नंबर 6 है विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों का थोड़ा सा समझ लेते हैं। देवी शक्ति की देवी से राज्य की उत्पत्ति मानता है, शक्ति सिद्धांत इस राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है, पैतृक सिद्धांत पिता से हुई है, माता सत्तात्मक माता शक्ति से हुई है, और सामाजिक समझौता सब लोगों ने मिलकर एक समझौता कर दिया। मिस्टर गैर, मिस्टर खैर, मिस्टर गैर, मिस्टर गैर, यानी 33 हमारे वर्ण में सब लोगों ने समझौता कर लिया। सब लोगों ने बैठ के समझौता कर लिया कि ये हमारा राजा होगा, ये हमारी सुरक्षा देख करेगा, हम इसको लगाएंगे। विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है? विकास होता है, विकास धीरे राज्य की उत्पत्ति। यहाँ अपने पाठ्यक्रम के मुताबिक हमें 2 सिद्धांतों का अध्ययन करना है। यहाँ हमारे पाठ्यक्रम के मुताबिक हमें सिर्फ 2 सिद्धांतों का अध्ययन करना है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। हमें 2 सिद्धांतोों को यहाँ समझने की कोशिश करनी है। इसमें हम पहले की बात करते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। पहला जो हमारा सिद्धांत है
सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। भाई समाज में एक समझौता हुआ जिसके द्वारा राज्य की स्थापना की। सामाजिक समझौते का सिद्धांत है हम लोग और रूसो। सामाजिक समझौते में अगर ये तीन राजनीतिज्ञ न हो या ये तीन विचारक न हो तो सामाजिक समझौता सिद्धांत कुछ नहीं है। सामाजिक समझौता सिद्धांत नगण्य है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में क्या है? राज्य संबंधी संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से, राज्य को एक संपूर्ण दर्शन देने के अध्ययन की दृष्टि से प्रचलित विभिन्न सिद्धांत। प्रचलित सिद्धांत कौन कौन से थे? देवी शक्ति, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृसत्ता सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत थे। इन सब सिद्धांतों में से सामाजिक समझौते के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्णतः प्राधान्य था। इस सिद्धांत का पूर्णतः आविष्कार था। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो देवीय न होकर एक मानवीय संस्था है कि राज्य देवीय नहीं है, एक मानवीय संस्था है। इसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में, जो जंगलों में मानव रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर उन्होंने एक समझौता किया। समझौते के आधार पर इस सिद्धांत को दो कालों में बांट सकते हैं, एक प्राचीन अवस्था का काल, एक नागरिक जीवन के बाद का काल। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दो अवस्था में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक अवस्था का काल, दूसरा है मानवीय जीवन के बाद का काल। मानवीय जीवन के बाद का काल, के बाद का काल, यानी दो अवस्थाओं में इनका अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक अवस्था के बाद का काल और नागरिक जीवन का बाद का काल। इस सिद्धांत के अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य व प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। राज्य और प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विभिन्न प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग इसे पूर्व सामाजिक सिद्धांत, पूर्व राजनीतिक अवस्था मानते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छानुसार तथा प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। कुछ ने प्राकृतिक अवस्था को अत्यंत कष्टप्रद और असहनीय माना और कुछ ने इस बात का प्रतिपादन किया, कुछ ने इस बात को समझने का प्रतिपादन किया प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सामान्य आनंदपूर्ण था। केवल मनुष्य को इस अवस्था में मामूली असुविधा होती। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में विद्वान मतभेद है। सभी मानते हैं, सभी ये समझने का प्रकार करते हैं कि किसी न किसी कारण प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए मानव विवश हुआ है और उन्होंने समझौते के तहत राजनीतिक सत्ता की बात की। इसके परिणाम स्वरूप जो समझौता हुआ उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक मानव में प्राकृतिक अवस्था आंशिक या पूर्णतः लुप्त हो जाती है और राज्य कानून का सहारा लेकर सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त करता है। व्यक्तियों के प्राप्त लिकोक मोदी कहते हैं राज्य व्यक्ति के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व ऐसे आदान प्रदान का परिणाम है जिसमें व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इस समझौते के विद्वान विभिन्न मत हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोगों ने समझौते के रूप में इसका वर्णन किया है, कुछ ने इसे राजनीतिक स्वरूप का वर्णन किया है, कुछ ने इसे सामाजिक व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। होबस कहते हैं कि होबस मोदिया कहते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाए। लोक मोदिया कहते हैं राजतंत्र के समर्थक थे। रूसो प्रजातंत्र के समर्थक थे। कांट एक आदर्श राज्य की स्थापना थी। यानी मैंने कहा था ना सामाजिक समझौता मतलब इन तीनों के बिना हम इसकी स्थापना नहीं कर सकते। होबस मोदिया क्या कहते हैं? होबस मोदिया निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं। लोक मोदिया राजतंत्र की स्थापना करते हैं। कांट मोदिया आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। रूसो प्रजातंत्र की बात करते हैं। तो ये अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषाएं देते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक समझौते का इतिहास। सामाजिक समझौता सिद्धांत का इतिहास। सामाजिक समझौता सिद्धांत का इतिहास। सामाजिक समझौता सिद्धांत का इतिहास क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास का मतलब हम महाभारत काल को समझेंगे, हम कौटिल्य को समझेंगे, हम जैन और बौद्ध साहित्य को समझेंगे। भारतीय इतिहास में महाभारत, कौटिल्य और जैन बौद्ध साहित्य तीनों महत्वपूर्ण है। महाभारत में एक मुख्य पॉइंट आता है महाभारत का शांति पर्व। महाभारत का शांति पर्व। महाभारत का शांति पर्व। महाभारत का शांति पर्व क्या कहता है? महाभारत का शांति पर्व क्या समझाने की कोशिश करता है? उसमें कहता है कि पहले राज्य नहीं था और उसके स्थान पर अराजकता थी। महाभारत का शांति पर्व कहता है पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। उस अराजकता की स्थिति से तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया। सभी मानवों ने बैठ के, सभी मनुष्यों ने बैठ कर समझौता किया। ब्रह्मा जी ने परामर्श दिया कि मनु को अपना राजा बना लो, उसने शासन किया। ब्रह्मा ने उनको परामर्श दिया कि मनु को राजा बना लो, राजा, उस लोगों ने उसको राजा का स्वीकार कर लिया। ये महाभारत का शांति पर्व कहते हैं। कौटिल्य चाणक्य भारतीय राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास को जानने के लिए कौटिल्य के ज्ञान के बिना सब कुछ हो रहा है। कौटिल्य महोदय ये कहते हैं, चाणक्य महोदय ये कहते हैं, वो अपनी जो चाणक्य की महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र रही है, वो अर्थशास्त्र में ये लिखते हैं कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने उनको सुरक्षा का वचन दिया। सारे लोगों ने मिलकर एक राजा चुन लिया, राजा ने उनको सुरक्षा का वचन दिया। कौटिल्य के शब्दों में भी ऐसा भी आता है कि मत्स्य न्याय से न्यायाधीश से भयभीत हुई प्रजा, जो अराजकता का न्याय था उससे भयभीत हुई प्रजा ने वैश्व यानी विश्व का जो पुरुष था मनु को अपना राजा बनाया और अपने धान्य का छठा भाग, सभी ने यह निश्चित किया कि हमारे अनाज का छठा भाग और छठा भाग परिणय या स्वर्ण का 10वां भाग, अनाज का छठा भाग और जो पैसा और स्वर्ण है, रुपया और सोना है, उसका 10वां भाग भाग्य वेश के रूप में देने की व्यवस्था की। नेक्स्ट है हमारा जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध साहित्य क्या कहते हैं? जैन और बौद्ध साहित्य में क्या लिखा गया है? जैन और बौद्ध साहित्य क्या कहना चाहते हैं? जैन और बौद्ध साहित्य ये कहना चाहते हैं कि राज्य संस्था का आधार समझौते को ही मानना है। जैन और बौद्ध भी ये कहते हैं, सभी लोगों ने समझौता किया। बौद्ध साहित्य में राज्य की संस्था से पूर्व अराजकता की स्थिति थी, जिसका अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों में से एक योग्य व्यक्ति को उन्होंने सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप एक राजा बनाया। उस व्यक्ति को उन्होंने ये कहा समझौते में, अब तुम उस व्यक्ति को दंड दिया करो, उस व्यक्ति को दंड दिया करो जो दंड देने योग्य है। यानी राजा से सभी लोगों ने कहा कि अब तुम उस व्यक्ति को दंड दिया करो जो दंड देने योग्य है, और जो पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य है उन्हें पुरस्कार दो। इसके बदले में तुम्हें हम अपनी उपज का कुछ भाग देंगे। ये कहा गया है भारत के 3 शांतिपुर, कौटिल्य और जैन और बौद्ध साहित्य, 3 जो साहित्य है भारत में, उसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट हम ये भारतीय विचार तीन प्रकार से हमने समझौते की व्याख्या की। इसी प्रकार से हम विदेशी विचारकों की बात करते हैं, जिसमें सोफिस्ट विचारक आते हैं। सोफिस्ट विचारक क्या कहते हैं? सोफिस्ट विचारक यह कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव की मूल प्रवृत्तियां भय और स्वार्थ की थी, अतः मनुष्य अपनी सुरक्षा और अन्य हितों को बनाने के लिए जो भय और स्वार्थ की प्रवृत्ति थी उसको छोड़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति को राजा मान लेता है और इस प्रकार संत जीवन का व्यतीत करता है। इसी प्रकार इम्यूनियन कहता है, रोमन विचारक कहते हैं, उन्होंने भी राजसत्ता को अंतिम माना है। एल्पियन ने भी राजसत्ता को अंतिम माना है। मैन गोल्ड ने भी राजसत्ता को अंतिम माना है।
इसी प्रकार फिर 16वीं शताब्दी में आधुनिक अनुभववाद आता है। आधुनिक अनुभववाद। आधुनिक अनुभववाद क्या कहता है? आधुनिक अनुभववाद हमें क्या समझाना करता है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में समझौता बहुत लोकप्रिय हो गया, लगभग सभी विचारक से मानने लगे। इसलिए जो आधुनिक विचारक थे, लेंटेन, जॉर्ज बुशमैन, अल्थुसेन, सुडोज, रिचर्ड हुअर, रिग्रेशन, फुसेफोर्न, स्पिनोज आदि विचारकों ने मिलकर एक वास्तविक सिद्धांत का समर्थन किया जो पुष्ट पोषण था। इस सिद्धांत को विस्तृत और प्रतिपादन वास्तविक रूप का समर्थन करने वाले होब्स, रूसो द्वारा दिया गया। इन 3 लेखों को, जो 3 लेखक, कौन से 3 लेखक? होब्स, और रूसो, इन 3 लेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन जो 3 लेखों के विचार थे, इन 3 लेखों के राजनीतिक दर्शन थे, वो अनुभववादी या समझौतावादी कहा गया। इसको एक बार पुनः देख लीजिए। ये हमारी परिस्थितियां थी जिसके से राजनीतिकता का प्रकाश देखा, फिर राजनीतिक संघ के रूप में एकत्रित हुए, फिर वो तथ्य छोड़ दिए जो अस्पष्ट थे, जो कोरे से ढके हुए थे। इस प्रकार जो राज्य का निर्माण किया वो सामाजिक समझौता था। अच्छा, अब राज्य का निर्माण हुआ तो उसमें राज्य के उत्पत्ति के 6 सिद्धांत थे: देवी, शक्ति, पैतृक, मातृत्व, सामाजिक और विकासात्मक। यहाँ अपने सिलेबस में सिर्फ 2 सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। फिर हम सामाजिक समझौते की बात की थी, होब्स, रूसो के द्वारा इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हमने प्राकृतिक अवस्था से पहले का काल और मानवीय अवस्था के बाद का काल है, वो तो अनुभववाद के नाम से आता है, आधुनिक अनुभववाद के नाम से। प्राकृतिक अवस्था के पहले की जो परिभाषा है उसमें इतिहास क्या है? महाभारत का शांतिपुर में दिया गया, कौटिल्य ने दिया गया, जैन और बौद्ध ने दिया गया, सेपिस ने दिया गया। सभी लेखकों ने जो परिभाषाएं दी, सभी लेखकों ने जो समझाने की कोशिश की, सभी लेखकों ने जो समझा, उनके द्वारा यह समझने की कोशिश की, उनके द्वारा यह सोचने की कोशिश की गई कि राजतंत्र के रूप थे अलग अलग और राजतंत्र किया जाना था। तो सब स्टूडेंट पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।